हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वाईफाई स्टडी CSI नेट चैनल। मैं रिचा पारिक स्वागत करती हूँ आप सभी का इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल से वाईफाई स्टडी पे। लास्ट क्लास की अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने वहाँ बात करी थी, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स हैं हम लोगों ने उनके बारे में बात कर ली है, वहाँ पे उनकी एप्लीकेशन देख ली, उनकी पॉसिबिलिटीज़ को डिस्कस कर लिया है। आज हम बात करेंगे जीओसी का जो नेक्स्ट पार्ट होता है वो होता है इंटरमीडिएट्स, या हम लोग कहते हैं बॉन्ड क्लीवेज। बॉन्ड क्लीवेज के बिना इंटरमीडिएट्स फॉर्म नहीं हो सकते गाइस। तो पहले हम बॉन्ड क्लीवेज के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे एंड देन हम मूव करेंगे इंटरमीडिएट्स के ऊपर। सो वीडियो शुरू करने से पहले, क्लास शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप जल्द से जल्द इसे शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी आपके नोन है, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो अभी तक हमसे नहीं जुड़ पाए हैं, वो हमसे जल्द हमसे जुड़ सके। तो गाइस एक बार जल्द से जल्द शेयर कर दीजिए। ओके गाइस, सो आज की क्लास शुरू करते हैं। बॉन्ड क्लीवेज क्या होता है? अब बॉन्ड क्लीवेज का मतलब होता है बॉन्ड्स का टूटना, बॉन्ड का टूटना। अब बॉन्ड कैसे भी टूट सकता है, हो सकता है कि जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है वो सेम क्वांटिटी में मिले, या हो सकता है डिफरेंट में मिले। तो बॉन्ड दो तरह से टूट सकते हैं। मेजरली अगर क्राइटेरिया डिसाइड करूँ बॉन्ड क्लीवेज का, तो दो तरह का क्लासिफिकेशन होता है बॉन्ड क्लीवेज का। फर्स्ट होता है होमोलाइटिक क्लीवेज एंड देन होता है हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। होमोलाइटिक क्लीवेज क्या होता है, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज क्या होता है, इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इससे कौन कौन से इंटरमीडिएट्स आप लोगों के फॉर्म होते हैं, तो वो पढ़ेंगे। उससे पहले थोड़ी सी डेफिनेशन के लिए अपन चल लेते हैं। मैंने कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। तो फर्स्ट लाइन आप लोगों की, बॉन्ड क्लीवेज और बॉन्ड फिजन। बॉन्ड फिजन भी बोल सकते हैं, बॉन्ड का विखंडन होना, जो बॉन्ड बंद है आप लोगों का, बंद विखंडन भी बोल सकते हो आप लोगों से। इज ए स्प्लिटिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड, दिस कैन बी जनरली रिफर्ड टू एज अ डिसोसिएशन व्हेन अ मॉलिक्यूल इज क्लीव्ड इनटू टू और मोर फ्रेगमेंट्स। इसका मतलब क्या होता है, जो भी बॉन्ड होता है, जो मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है, वो एक से ज़्यादा फ्रेगमेंट्स में या एक से ज़्यादा टुकड़ों में टूट सकता है। इसे क्या बोलते हैं, बॉन्ड क्लीवेज बोलते हैं जनरली हम। इन जनरली देयर आर टू क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड क्लीवेज, होमोलाइटिक एंड हेट्रोलाइटिक, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द प्रोसेस। सिंपल सी चीज़ है, ये लाइन हमेशा याद रखनी है कि होमोलाइटिक होगा क्लीवेज या हेट्रोलाइटिक होगा क्लीवेज, वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द प्रोसेस, प्रोसेस की नेचर कैसी है। इसका मतलब सिंपल सा ये है, अगर जो सूटेबल और जो स्टेबल प्लस सूटेबल, इन दोनों कंडीशन को जो फॉलो करके जो इंटरमीडिएट्स फॉर्म होगा, वही इंटरमीडिएट्स यहाँ बनेगा। उसके अलावा आप लेस स्टेबल, अगर आप लोगों को कंडीशन दिख रही है कि दो स्टेबल, आप लोगों को स्टेबल और सूटेबल दोनों तरह की कंडीशन अगर आपकी फुलफिल हो रही है, तो आप वही इंटरमीडिएट्स फॉर्म करवाओगे। बात बॉन्ड क्लीवेज की हो रही है, तो कैसे नेचर पे डिपेंड करेगा कि है ना, जो भी मॉलिक्यूल्स है आप लोगों के पास, जो भी मॉलिक्यूल आप लोगों को प्रेफर करवाए जा रहे हैं, वो मॉलिक्यूल कैसी कौन सा नेचर शो करेंगे, कौन सा पॉसिबिलिटी शो करेंगे। जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, तो हर चीज़ के लिए हमने अलग बोला। इंडक्टिव इफेक्ट के लिए कंडीशंस अलग अप्लाई करी, हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए हमने कंडीशंस अलग अप्लाई ली, और हमने रेजोनेंस के लिए पॉसिबिलिटी अलग अप्लाई ली। तो वैसे वैसे यहाँ पे भी ये सेम चीज़ प्रोसीड होती है कि कंडीशंस अलग अलग आ जाती है। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग जो भी नेचर होगी प्रोसेस की, वो डिफाइन हो जाएगी, और उसी प्रोसेस की नेचर की वजह से हमें ये पता चल जाएगा कि जो बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है वो हेट्रोलाइटिक हो रहा है, होमोलाइटिक। और अगर क्लीवेज के बारे में पता चल जाएगा, तो हमें ये भी पता चल जाएगा जो हमारे इंटरमीडिएट्स बन रहे हैं वो कौन से बन रहे हैं। इंटरमीडिएट बहुत सारे होते हैं गाइस, तो हम आगे पढ़ेंगे। तो लेट्स मूव, बात करते हैं बॉन्ड क्लीवेज की। बॉन्ड क्लीवेज का दो क्लासिफिकेशन मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। फर्स्ट मैंने आप लोगों को बताया होमोलाइटिक क्लीवेज होता है, एंड देन मैंने आप लोगों को बताया हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होता है। होमोलाइटिक क्लीवेज, जो होमो शब्द है वो ग्रीक भाषा का है, और उसका मतलब होता है, होमीज का मतलब होता है इक्वल, और इक्वली जो डिस्ट्रीब्यूट हो सके, इक्वली जो टूट सके, ठीक है। और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, जो अलग अलग जो बॉन्ड टूट रहा है वो अलग अलग क्वांटिटी में टूटे। तो जब इक्वल क्वांटिटी में अगर बॉन्ड है, अगर मैं किसी बॉन्ड की बात कर रही हूँ, तो बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बॉन्ड को फॉर्मेशन में 2 इलेक्ट्रॉन लगते हैं अलग अलग मॉलिक्यूल के, या हो सकता है एक मॉलिक्यूल का भी हो, पर वो कब होता है, जब लोन पेयर पूरा का पूरा इंक्लूड होता है, ठीक है। पर मैं तो यहाँ बॉन्ड पेयर की बात कर रही हूँ, लोन पेयर मैंने डिस्कस ही नहीं किया। तो बॉन्ड पेयर के लिए हमेशा याद रखिएगा, जब भी बॉन्ड बनता है तो वो आपके दो आइटम के बीच में बनता है, और हर एक आइटम का एक एक इलेक्ट्रॉन इंक्लूड होता है बॉन्ड के फॉर्मेशन में।
होमोलाइटिक क्लीवेज का मतलब होता है कि जिस एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके पास वापस शिफ्ट हो जाए, यानी एज अ क्या आप लोगों के पास क्या फॉर्म हो, फ्री रेडिकल। किसका फॉर्मेशन हो आप लोगों के पास, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो। जबकि हेट्रोलाइटिक क्लीवेज की मैं आप लोगों के लिए बात करूं तो इसका मतलब क्या होता है, एक एक एटम आप लोग ऐसा ले लेते हो जिसकी इलेक्ट्रो, या तो मैं ऐसे कह लेती हूँ कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, एक एटम हमने वो लिया, और एक एटम हमने वो लिया जिसकी इलेक्ट्रो जो नेगेटिविटी है वो पहले वाले से लेस है। तो जो जिसकी मोर होगी वो क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा, और जब अट्रैक्ट करके रखेगा तो क्या होगा, बॉन्ड का क्लीवेज होगा। और बॉन्ड का क्लीवेज कैसे होगा, हेट्रोलाइटिक, क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे को नहीं देगा, जहां तक उसकी कोशिश रहेगी वो अपने इलेक्ट्रॉन्स जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसको नहीं देगा, और लेस वाले की इतनी कैपेसिटी भी नहीं होगी कि वो इतना प्रेशर से जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ खींच सके। तो जब भी होमोलाइटिक क्लीवेज होगा तब किसका फॉर्मेशन होगा, रेडिकल्स का फॉर्मेशन होगा। और जब भी हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होगा तब किसका फॉर्मेशन होगा, आयंस का फॉर्मेशन होगा। आयंस का फॉर्मेशन क्यों हुआ, क्योंकि पूरा बॉन्ड के पूरे इलेक्ट्रॉन किसी एक की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, और जिसकी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं वो क्या रखेगा, माइनस चार्ज रखेगा, और जिसके ऊपर कम रह गए वो क्या रखेगा, प्लस चार्ज रखेगा। गाइज यहाँ पे ये जो बी के साथ जो आप लोगों को दिख रहा है ये गलती से टाइप हो गया, तो इसको नज़रअंदाज करिए। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ हो रहे हैं, पी पर शिफ्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे प्लस आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है आप लोगों के लिए। और जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, जो आपके क्या है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, वो क्या हो रहा है, ए वाला ए के पास वापस जा रहा है, बी वाला बी के पास जा रहा है, तो इससे आप लोगों को ए और बी क्या मिल रहा है, एज अ रेडिकल फॉर्म में मिल रहा है। ओके, अब कुछ डिफरेंस है, कुछ होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक के बीच में कुछ डिफरेंस है जिसका हम डिस्कशन करेंगे। बस इसको याद रखने की चीज़ है, क्योंकि कई बार स्टेटमेंट के भी क्वेश्चंस बन के आ जाते हैं, कुछ स्टेटमेंट टाइप्स भी क्वेश्चंस बन के आ जाते हैं, तो उसमें ये बहुत हेल्प करते हैं आप लोगों के लिए। फर्स्ट अगर मैं सिर्फ होमोलाइटिक की बात करूँगी, ये है आप लोगों का होमो, ठीक है, और ये सारा आप लोगों का बता रहा है हेटेरो। ये दो तरह के क्लीवेज है। होमोलाइटिक का क्या है, हेयर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी टेक्स प्लेस, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसके बाद में ही तो आप लोगों का क्या हुआ, रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ। ओके, एंड देन क्या होता है, रेडिकल इज आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर, रेडिकल अपने आप में कैसे होते हैं, पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं। रेडिकल कैन बी डिटेक्टेड बाय ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड CIDNP टेक्निक। CIDNP टेक्निक होती है केमिकली इंड्यूस्ड डायनामिक न्यूक्लियर पोलराइजेशन। ये एक टेक्निक का नाम होता है जो आप लोग अगर रिसर्च एरिया में जाओगे तब आप लोग सीखोगे वहाँ पे, बट आप लोगों ने MSc तक आप लोगों ने ये सारा स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ ली होगी, वहाँ पे हम क्या करते हैं, रेडिकल का डिटेक्शन करते हैं। डोंट वरी, जब हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में जाएंगे तब ESR में पता चल जाएगा कि रेडिकल का डिटेक्शन कैसे होता है। और ESR बेसिकली फोटोकेमिकल रिएक्शन से इंक्लूड होती है, तो वहाँ पे भी हम जान लेंगे कि रेडिकल कैसे फॉर्म होते हैं। ओके, अब कंडीशंस आती है कुछ जिसमें होमोलाइटिक क्लीवेज होने के लिए कुछ कंडीशंस की नीड होती है आप लोगों को। तो वो कंडीशन क्या होती है, होमोलाइटिक क्लीवेज कब होता है, जब हाई टेम्परेचर होता है। हाई टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, बॉन्ड को आपको बराबर तोड़ना है, मतलब जिसका जो इलेक्ट्रॉन है वो उसी के पास जाना चाहिए, दूसरे के पास नहीं आना चाहिए। तो बॉन्ड को अगर बराबर तोड़ना है तो आपको क्या करेंगे, बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर बहुत एनर्जी आप क्या करोगे, अगर मेरे को इस पेन को बराबर तोड़ना है तो मैं क्या करूँगी, बहुत कॉन्सेंट्रेट एकदम ऐसे, ऐसे नहीं कि ऐसे, तो ऐसे तोड़ूंगी तो वो यहाँ से यहाँ से यहाँ से, कोई भी लकड़ी है चाहे कोई पेन ले लो कुछ भी ले लो, अगर मैं ऐसे तोड़ूंगी तो ज़रूरी थोड़ी वो बीच में से टूटे, पर अगर मेरे को बीच में से तोड़ना है तो मेरे को सारा प्रेशर कहाँ लगाना पड़ेगा, बीच इसके सेंटर के अंदर लगाना पड़ेगा। तो वही चीज़ यहाँ आ जाती है कि हाई टेम्परेचर की नीड होती है, क्योंकि आप लोगों को क्या जो बॉन्ड है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने हैं दोनों एटम के पास में। सेकंड क्या आती है, आप लोगों दो कंडीशंस और ले सकते हो, जैसे वो थर्मल कंडीशन ले लो चाहे फोटोकेमिकल कंडीशन ले लो, ये दो कंडीशंस और फॉलो होती है। उसके अलावा क्या होनी चाहिए, हमेशा गैस फेज होनी चाहिए। होमोलाइटिक क्लीवेज मैक्सिमम का प्रेफर करता है गैस फेज के अंदर। और सेकंड होना चाहिए नॉन पोलर सॉल्वेंट होनी चाहिए, पॉलरिटी नहीं होनी चाहिए सॉल्वेंट के अंदर, जिसमें आप लोगों का सॉलिड घुला हुआ है जो सॉल्वेंट है आप लोगों का, वो कभी भी आप लोगों का पॉलर नहीं हो जाएगा। पॉलर होगा तो बॉन्ड होमोलाइटिक ना टूट के कैसे टूटेंगे, हेट्रोलाइटिक, वहाँ पे क्या बन जाएंगे, आयंस बन जाएंगे। और जैसे पोलर सॉल्वेंट होगा आयंस बन जाएंगे तो अपोजिट अट्रैक्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से सॉल्वेंट के अंदर क्या हो जाएंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। इसलिए हमेशा नॉन पोलर सॉल्वेंट का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। ओके,
उसके बाद में होता है प्रेजेंस ऑफ रेडिकल इनिशिएटर। प्रेजेंस ऑफ रेडिकल इनिशिएटर क्या होते हैं, रेडिकल बनाने की मतलब जो पुश करते हैं कि नहीं तुझे ये काम करना ही है, करना ही है, मतलब तुझे रेडिकल बनाना ही है, बनाना ही है। तो बार बार में हम लोग भी क्या करते हैं, आप लोगों को कॉन्सेंट्रेट होने के लिए पुश करते हैं कि नहीं आप लोग ऐसे पढ़िए तो अच्छे नंबर आएंगे, आप लोग ऐसे करिए तो अच्छे नंबर आएंगे। तो वही चीज़ ये रेडिकल इनिशिएटर भी करते हैं, उस रेडिकल्स बनाने के लिए ये उसको क्या करते हैं, पुश करते हैं कि नहीं रेडिकल्स ही फॉर्म होने चाहिए। तो ये कुछ कंडीशंस होती है जब होमोलाइटिक क्लीवेज होता है, तो ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। अब बात करते हैं हेट्रोलाइटिक कंडीशन के ऊपर आते हैं। तो हेट्रोलाइटिक कंडीशन क्या होती है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अनइक्वल होगा तब किसका फॉर्मेशन होता है, आप लोगों के लिए आयंस का फॉर्मेशन होता है। हेयर पोलर सॉल्वेंट आर यूज्ड, यहाँ क्या होता है, पोलर सॉल्वेंट का यूज होता है। पोलर सॉल्वेंट का यूज होता है तभी तो हेट्रो, पहली बात अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, अनइक्वल हुआ तो क्या बने आप लोगों के पास, आयंस बने। अब आयंस कैसे सेटिस्फाई होंगे, आयंस को तो अलग अलग करना है ना आप लोगों को, जो बॉन्ड बना है उसके जो आयंस बने उसको क्या करना है आप लोगों को अलग अलग करना है। अब वो अलग अलग कब होंगे, जब आपका सॉल्वेंट पोलर होगा। सॉल्वेंट पोलर होगा तो जो प्लस वाला जो बना है वो माइनस के पास अट्रैक्ट होगा, जो माइनस वाला बना है वो प्लस के पास अट्रैक्ट होगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आयन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। और वो कब कर सकते हो, जब आपके पास सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, आप लोगों का पोलर होना चाहिए। ओके, यहाँ पे क्या होता है, लो टेम्परेचर पे भी काम चढ़ जाता है। मतलब आप लोगों को इतना कंसंट्रेशन, अगर आप लोगों को मैं बोलूँ कि एक लकड़ी को आपको तोड़ना है तो आप कैसे तोड़ोगे, अपने हिसाब से तोड़ दोगे। लेकिन मैं अगर बोलूँ आप लोगों को नहीं इक्वल टूटनी चाहिए, तो आप लोगों को क्या लगा, कंसंट्रेशन भी लगा कि नहीं इक्वल ही टूटनी चाहिए वो। अगर आप वो तोड़ रहे हो तो आप लोगों को क्या लगेगा कि वो इक्वल ही टूटनी चाहिए। तो आप लोगों को क्या कंसंट्रेशन पावर भी लगी वहाँ पे। लेकिन अगर आपको जस्ट बोले कि ये लो लकड़ी है इसको तोड़ के बताओ, तो आप लोगों ने कैसे भी करके उसको तोड़ दिया। और अब आप लोगों ने ये ध्यान नहीं दिया कि हम लोग को ये ध्यान नहीं देते हैं कि है ना जो लकड़ी है वो इक्वल टूटी है अनइक्वल। तो वही चीज़ यहाँ हो जाती है कि लो टेम्परेचर में कैसे भी वो बॉन्ड तोड़ना है। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपनी तरफ लेके चला जाएगा आसानी से। तो वही चीज़ यहाँ होती है कि आप लोगों को क्या है, सिर्फ बॉन्ड तोड़ने पे ध्यान देना होता है, इसलिए जो टेम्परेचर होता है वो लो होता है। फॉर हेट्रोलाइटिक क्लीवेज मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड। अब ये मोर एनर्जी रिक्वायर कैसे होती है, होमोलाइटिक क्लीवेज की वजह से। ये एक नोट है जिसको हम आगे के डायग्राम से शो करते हैं। तो डायग्राम आपके सामने ये रहा। तो फर्स्ट अगर मैं बात करूँ होमोलाइटिक की, होमो को कर लेते हैं पहले सॉल्व, राइट। होमो की अगर बात करूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, ये वाला बॉन्ड टूट रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये ओ आर इधर भी इक्वल है इधर भी इक्वल है। तो क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो रेडिकल में कैसे हो जाएंगे, इधर से इधर मतलब आप एक एक दोनों के पास चले जाएंगे और आपको रेडिकल मिल जाएगा। सेम ऐसा ही मैं इसके साथ करूँ, तो इसके साथ करूँ 2 मोल में अगर ये वाला बॉन्ड टूट रहा है तो 2 मोल मिले, इसके 2 मोल्स मिले। तो 2 मोल्स पी एस सी डबल बॉन्ड ओ और रेडिकल मिला। अब क्या हो रहा है, ये रेडिकल इधर से सेटिस्फाई हो सकता है क्योंकि ये फेनिल है और फेनिल के अंदर क्या होता है, रेजोनेंस हो सकता है। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकता है। इसकी वजह से क्या हुआ, ये रेडिकल इधर शिफ्ट हुआ। इस बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन थे तो कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट किया और एज अ CO2 बाहर निकल गया। क्या किस फॉर्म में बाहर निकला, कार्बन एज अ CO2 बाहर निकल गया। और फिनाइल के ऊपर क्या आ गया, रेडिकल आ गया। क्या आ गया, फिनाइल के ऊपर रेडिकल आ गया। और ये रेडिकल किससे सेटिस्फाई हो गया, रेजोनेंस से सेटिस्फाई हो गया। तो आप लोगों को क्या करना है, मोर से मोर स्टेबल जो भी आप लोगों के इंटरमीडिएट से वो बनाने की ट्राई करनी है। फिर हम लोगों ने बात करी यहाँ पे आगे हेट्रोलाइटिक की। अब हम बात करें हेट्रोलाइटिक लीवेज की। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, ए और बी हमने कोई बॉन्ड लिया जिसको हमने तोड़ा, ठीक है। अब नॉर्मल अगर मैं बोलूँ इस लकड़ी को तोड़ना है तो आप तो यूँ तोड़ दोगे। अब वो चाहे बराबर टूटे चाहे अनइक्वल टूटे चाहे इक्वल टूटे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें तो तोड़ने के लिए कहा था, हमने तोड़ दी। तो वही चीज़ है, बॉन्ड को तोड़ने के लिए कहा, तोड़ दिया। एक पॉजिटिव चार्ज में टूटा, एक नेगेटिव चार्ज में टूटा। पर अब हमेशा याद रखिएगा पॉजिटिव और नेगेटिव, अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, राइट। तो इन दोनों को अलग करने के लिए आप लोगों को क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी रिक्वायर करानी पड़ेगी। और वो एनर्जी क्या होती है, आप लोगों की सॉल्वेशन एनर्जी होती है। सॉल्वेशन एनर्जी जो आपने सॉल्वेंट लिया है उसकी एनर्जी पर डिपेंड करेगा। जैसे आप लोगों ने क्या किया, ए और बी लिया, ए और बी को आप लोगों ने तोड़ा, उसके बॉन्ड को आप लोगों ने तोड़ा। किससे, कोई भी आपने टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे आपने जो नॉर्मल टेम्परेचर है आप लोगों ने उस पर तोड़ा, उस पर तोड़ तो दिया। लेकिन क्या होता है, ये पार्शियली प्लस में टूट रहा है और एक पार्शियली माइनस में टूट रहा है, क्योंकि अट्रैक्शन होता है।
लेस और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, क्योंकि एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और एक कम है, तो वो दोनों आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करके रहेंगे। तो जैसे वो टूट रहा है, तो अगर आप लोग देखेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव आसानी से दूर नहीं जा पाएंगे, तब वो हमारे वहाँ पे कौन सी एनर्जी प्रोवाइड करवाएंगे, हाई एनर्जी प्रोवाइड करवा रहे हैं ना। तो वो हाई एनर्जी की कौन सी एनर्जी होती है, सॉल्वेशन एनर्जी। सॉल्वेशन एनर्जी क्या करती है, धीरे 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 जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है उसको अलग करने का काम करती है, जैसे कि आगे बताया जा रहा है। धीरे धीरे क्या होता है, सॉल्वेशन एनर्जी मतलब सॉल्वेंट में जो आपके पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि सॉल्वेंट कौन सा होना चाहिए, आप लोगों को पोलर होना चाहिए। तो पोलर का मतलब क्या होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो यहाँ क्या कर रहा है, जो सॉल्वेंट होता है उसका जो नेगेटिव साइड है वो तो पॉजिटिव के चारों तरफ आगे राउंड मतलब चारों तरफ आगे इकट्ठा हो जाता है, और नेगेटिव के पॉजिटिव वाला चारों तरफ आगे इकट्ठा हो जाता है। तो ऐसे दोनों सेपरेट हो जाते हैं और दो आयंस का आप लोगों को फॉर्मेशन मिलता है। ओके गाइज, आई होप समझ में आएगा हेट्रोलाइटिक और होमोलाइटिक में कैसे होता है, पॉजिटिव नेगेटिव में एनर्जी का जो मैंने डिफरेंस बताया वो कैसे होता है, किस वजह से होता है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आएगा। यहाँ तक की बात हुई आप लोगों की बॉन्ड क्लीवेज की। अब जब बॉन्ड क्लीवेज हो ही गया है तो कुछ ना कुछ तो बनेगा। ऐसा तो है नहीं कि बॉन्ड चाहे होमोलाइटिक क्लीवेज हो चाहे हेट्रोलाइटिक क्लीवेज हो, कोई सा भी क्लीवेज अगर होगा तो उससे कोई ना कोई सा इंटरमीडिएट्स का क्या होगा, आप लोगों के लिए फॉर्मेशन होगा। और वो इंटरमीडिएट्स क्या बनते हैं, कैसे बनते हैं, तो ये टोटल आप लोगों के अगर CSIR नेट के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो टोटल आप लोगों के 8 टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट्स यहाँ पे फॉर्म होते हैं। फर्स्ट होता है आपका कार्बोकेटाइन होता है, कार्बेनाइन होता है, फ्री रेडिकल होता है, कार्बीन होता है, नाइट्रीन, बेंजाइन, इलाइड और एनामीन। ये 8 इंटरमीडिएट्स होते हैं जिनके बारे में हम करके एक एक कर करके पढ़ेंगे। सो गाइज बेसिकली अगर इम्पोर्टेंट देखा जाए तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन, कार्ब एनायन, 3 तो ये जो आप जनरली पढ़ते आए हो, कार्बोकेटाइन, एनायन एंड फ्री रेडिकल। उसके अलावा इंपॉर्टेंट होता है बेंजाइन, फ्री रेडिकल भी आप लोगों से कई बार पूछा जा चुका है, और इलाइड और इनामीन के भी लगभग क्वेश्चन आते रहते हैं। बेंजाइन और नाइट्रीन लगभग एक जैसा होता है, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन इलाइड के क्वेश्चन भी आजकल पूछे जाने लगे हैं। बहुत पहले पूछे जाते थे लेकिन अब वापस से पूछे जाने लगे हैं, तो इलाइड भी आप लोगों का मेन है। बट कार्बोकेटाइन, एनाइन एंड फ्री रेडिकल तो हर किसी रिएक्शन में इन्वॉल्व होता ही रहता है, मैक्सिमम रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंटरमीडिएट्स के बारे में। ओके, फर्स्ट इंटरमीडिएट ही मैंने लिया है कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन का मतलब क्या होता है, जनरली अगर इसके मैं फॉर्मूला देखूँ तो आप लोग लिखोगे CH3+। या आप लोगों का जो सबसे बेसिक जो फॉर्मूला है वो क्या है, कार्बोकेटाइन का CH3+ आप लोगों का फॉर्मूला है। अब कार्बोकेटाइन की स्ट्रक्चर क्या होती है, पहले तो आप लोगों को सबको पता होगा कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो कैसी होती है, टेट्रावैलेंसी होती है। टेट्रावैलेंसी का मतलब टेट्राहेड्रल शेप में जो कार्बन होता है वो प्रेजेंट होता है। ओके, अगर मैं कार्बोकेटाइन की मैं बात करूँ, ठीक है, अगर मैं कार्बोकेटाइन की बात करूँ तो वो क्या होता है, प्लेनर शेप में होता है। कैसा होता है, प्लेनर शेप में होता है। अब प्लेनर शेप कैसे होता है, उसका टॉप व्यू क्या होता है, उसका साइड व्यू क्या होता है, जो आप स्ट्रक्चर बनाते हैं वो क्या होती है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स और टॉप व्यू साइड व्यू मैंने दे रखा है। अगर मैं बात करूँ जनरली तो कार्बन की वैलेंसी क्या होती है आप लोगों के लिए, 4 वैलेंसी का होता है। तो 4 वैलेंसी का मतलब क्या होता है, टेट्राहेड्रल शेप होती है। CH4 कार्बोकेटाइन अगर CH3 किससे बना है, CH4 से तो बना है, तो CH4 की स्ट्रक्चर क्या होती है आप लोगों के लिए, टेट्राहेड्रल शेप होती है। टेट्राहेड्रल शेप को एक बार के लिए हम लोग समझते हैं 3D व्यू कैसा होता है। कार्बन आप लोगों का एक हाइड्रोजन ऊपर, 3 हाइड्रोजन नीचे एज अ ट्राइंगल शेप में, और इसको आप लोग क्या बोलते हो, टेट्राहेड्रल शेप बोलते हो, राइट। अब इस टेट्राहेड्रल शेप का क्या होता है, जो ये हाइड्रोजन जो मैंने अलग से जो ट्राइंगल के अलावा जो एक हाइड्रोजन है ऊपर वाला, उसको मैंने हटा दिया, वो जो ऑर्बिटल है वो वेकेंट रख लिया। अगर वो ऑर्बिटल मैंने वेकेंट रख लिया, वो जो p ऑर्बिटल है जो हाइड्रोजन से बॉन्डेड है, वो हाइड्रोजन को रिमूव करके वो p ऑर्बिटल अगर मैंने वेकेंट रख लिया, तो वो आपका जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो कैसा बनेगा, p ऑर्बिटल वेकेंट रहेगा तो जो कार्बोकेटाइन बनेगा ये एक प्लेनर शेप में बनेगा। प्लेनर मतलब एक प्लेन में आपको आराम से दिख जाएगा, ठीक है। ये वेकेंट p ऑर्बिटल है। अब ये आप लोगों का साइड व्यू है। साइड व्यू आप लोग कैसे देखोगे, 2 हाइड्रोजन इधर आ रहा है और एक हाइड्रोजन आपके पीछे की तरफ जा रहा है, या आप लोगों के अकॉर्डिंग मैं देखूँ तो एक हाइड्रोजन आपके पास में आ रहा है, 2 हाइड्रोजन आपसे दूर जा रहे हैं, और आपको कार्बन के ऊपर ऊपर p ऑर्बिटल दिख रहा है। तो ये शेप तो हो गई आपकी साइड व्यू, जो आप आराम से देख सकते हो। ये वाली शेप मैंने आप लोगों को बता दी। अब बात करते हैं टॉप व्यू की। टॉप व्यू कैसे दिखेगा आप लोगों को, एक बार आप लोग देखिए, ये कार्बन है, 2 हाइड्रोजन और एक सॉरी
कार्बन है, 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन आप लोगों के यहाँ हुए। यहाँ पे क्या हो रहा है, वो ऑर्बिटल है, तो वो ऑर्बिटल अगर मैं ऊपर से देखूंगी तो ऑर्बिटल कहाँ दिखेगा, मेरे को मेरी आंखों के सामने दिखेगा। तो यहाँ तो मेरे को ऑर्बिटल दिख गया, मतलब यहाँ पे तो वेकेंट ऑर्बिटल दिख गया मुझे, जहाँ पे आप लोगों प्लस चार्ज कर दो और ये 3 आपको sp2 हाइब्रिड बॉन्ड दिख गए। ओके, तो टॉप व्यू आप लोगों का क्या हो गया, ये हो गया। और स्ट्रक्चर व्यू जो आप लोग बनाते हो वो ये रहा, जो आप लोग ड्रॉ करते हो वो ये रहा। कार्बन कैसा हो गया, sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम हो गया। और जो जितने भी हाइड्रोजन है, मैं ज़रूरी नहीं है कि इस एक हाइड्रोजन पर्टिकुलर, इन दोनों हाइड्रोजन की बात कर रही हूँ, पर हर 2 हाइड्रोजन के बीच में कैसा होगा, 120 डिग्री का बॉन्ड होगा। ओके, तो ये हमेशा बॉन्ड एंगल होगा, तो हमेशा ये याद रखिएगा। तो ये कुछ लाइन्स है यहाँ पे, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन ऑफ द कार्बोकेटाइन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, सबको पता है। नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों को, दिस कार्बन इज यूज टू 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटर ऑफ सिंगल बॉन्डेड टू 3 सब्सिट्यूएंट। सिंपल सी चीज़ है कि जो sp2 हाइब्रिड जो कार्बन एटम होता है वो सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड होता है हर कोई भी 3 सब्सिट्यूएंट से। ओके, अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल रिमेन्स वेकेंट, ये वेकेंट होता है, इसी वजह से क्या होता है, इसको कार्बोकेटाइन बोला जाए, या इस पर क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन था, जो ऑलरेडी कार्बन के, जो कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, लास्ट वैलेंसी 4 वैलेंसी रखता है कार्बन, तो 4 वैलेंसी में अगर 3 वैलेंसी रह जाएगी तो प्लस चार्ज तो आएगा ही ना, तो वही प्लस चार्ज क्या आता है, वेकेंट p ऑर्बिटल को शो करता है। ओके, फिर ड्यू टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन कार्बोकेटाइन possesses planar स्ट्रक्चर विथ द बॉन्ड एंगल ऑफ 120 बिटवीन दैम। क्या होता है, प्लेनर स्ट्रक्चर प्रेजेंट करता है और जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है, 120 डिग्री का। यानी कौन सा बॉन्ड एंगल पूछूं तो HCH जो बॉन्ड एंगल है आप लोगों का वो कितना होता है, 120 डिग्री का। ओके, ये हम लोग मैथ में बहुत लिखे थे, बहुत लिखते थे ऐसा ऐसा एंगल बना के। तो HCH के बीच में बॉन्ड एंगल क्या होता है, 120 डिग्री का। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं, ये वो जनरल इंट्रोडक्शन हो गया, कार्बोकेटाइन कैसा होता है, क्या शेप होती है, कौन सा एंगल होता है, कितना हाइब्रिडाइज होता है, ये बात हो गई। अब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन हम कैसे कैसे परफॉर्म, कैसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, हम उसकी बात करते हैं। तो फर्स्ट अगर हमारी बात हम लोग करें तो फर्स्ट अगर प्रिपेयर कर सकते हैं तो वो होता है फ्रॉम एल्कीन से। एल्कीन से प्रिपेयर कर सकते हो। अब एल्कीन से कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, कोई भी एक, ये जो डबल बॉन्ड है उसका शिफ्टिंग करा दो, चाहे इस तरफ करा दो चाहे इस तरफ करा दो, क्योंकि दोनों तरफ कार्बन बराबर है, दोनों तरफ इसके सब्स्टिट्यूएंट बराबर है। आपने एक तरफ शिफ्टिंग करवाई, जैसे शिफ्टिंग करवाई वहाँ पे कौन सा चार्ज जनरेट हुआ, माइनस चार्ज, और इस माइनस चार्ज के ऊपर क्या करा है, इस H प्लस का अटैक करवा दिया, या फिर इसे कह दूँ मैं प्रोटोनेशन करवा दिया। जैसे H प्लस का प्रोटोनेशन हुआ, यहाँ पे क्या आया आप लोगों के पास, पॉजिटिव चार्ज, तो ये आप लोगों का क्या बना, एक तरह से कार्बोकेटाइन बना, राइट। आप लोगों का क्या फॉर्म हुआ, यहाँ पे कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ। अब ये H प्लस कहाँ कहाँ से आ सकते हैं, कौन कौन से एसिड से आप लोगों को H प्लस मिल सकता है, तो ये आता है H2SO4। पीटीएसए क्या होता है, पैराटोलुइन सल्फोनिक एसिड, पैराटोलुइन सल्फोनिक एसिड, इसको टोसाइल एसिड भी कहते हैं। मतलब ये दोनों जो हैं ये एक ही हैं, इनकी स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को यहाँ दे रखी है, PTSA या TSOH, ये दोनों एक ही हैं। टोसाइल एसिड भी कह सकते हैं, और इसके अलावा इसका एक नाम और है जिसे हम बोल सकते हैं पैराटोसाइलिक एसिड, यानी पैरा एक वर्ड और इंक्लूड हो सकता है। तो आप कंफ्यूज मत होना, ये 3 नाम हैं, 2 सिंबल हैं, और ये है एक का ही। ओके, तो ये हमेशा ये याद रखिएगा, अगर ये आप लोगों को एरो के ऊपर मिल रहा है, अगर यहाँ आप लोगों को एज अ रिएक्टेंट मिल रहा है, एज अ इनिशिएटर मिल रहा है, तो आप क्या करोगे, प्लस चार्ज हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और अटैक करेगा। ओके, और वैसे ही H3PO4, H3PO3, HI, HCl, HBr, ये क्या सब क्या करते हैं, H प्लस देने का काम करते हैं। ओके, डन। सो अब बात करते हैं, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो, एग्जाम्पल की बात करने से पहले मैं एक बात बताऊंगी आप लोगों को कि एक स्टेबिलिटी ऑर्डर चलता है आप लोगों का, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ऑर्डर चलता है, जो लास्ट आई थिंक इसके बाद में आप लोगों को शो हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर आप लोगों के लिए आ जाएगा मेंशन होके। वो स्टेबिलिटी ऑर्डर याद रखिएगा, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को सॉल्व करना है कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल। हमेशा ये याद रखना है कि जितने भी इंटरमीडिएट्स बना रहे हो आप लोग, वो हमेशा यही चीज़ प्रेफर करना है कि लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की तरफ आप प्रोग्रेस करो। कभी भी अगर लेस स्टेबल बन रहा है, अगर आप लोग
रिएक्शन के बाद में अगर लेस स्टेबल आप लोगों को इंटरमीडिएट बन रहा है तो उसको अवॉइड करना, वो रिएक्शन आप लोगों को प्रोसीड नहीं करवानी है। तो सेम मैंने यहाँ पे ऐसा किया है, आप लोग देखिए। डबल बॉन्ड की अगर मैं यहाँ शिफ्टिंग करा रही हूँ तो यहाँ आ रहा है आप लोगों का नेगेटिव और यहाँ नेगेटिव आ रहा है, तो यहाँ पॉजिटिव का अटैक हो रहा है। यहाँ प्लस चार्ज यहाँ आने की वजह से क्या हो रहा है, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेशन कर सकता है, डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग हो सकती है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेशन होता है। लेकिन अब आप लोगों के पास ये तो आप लोगों का बन गया, लेकिन अब आप लोगों के पास सोच रहे होंगे कि ये बॉन्ड इधर शिफ्ट क्यों गया। एक सेकंड के लिए सोचिए, अगर बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, चलिए मान लिया यहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ आया पॉजिटिव, सॉरी यहाँ आया नेगेटिव आप लोगों के लिए, और डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, इसका मतलब क्या आया, डबल बॉन्ड और कार्बन की वैलेंसी क्या हो गई, बढ़ गई। और कार्बन की वैलेंसी तो हमें बढ़ानी नहीं है, हम चाहते ही नहीं है कार्बन की वैलेंसी बढ़े। और जैसे ही नेगेटिव आया यहाँ पे आया, ये पॉजिटिव अब किससे सेटिस्फाई है, किसी से नहीं, कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या आ रहा है आप लोगों के लिए, रेजोनेंस आ रहा है, इसलिए ये मोर स्टेबल बन रहा है। तो मोर स्टेबल ही हम हमेशा क्या करेंगे, प्रेफर करेंगे। सेम ऐसा ही हमने यहाँ पे किया, इधर शिफ्ट करवाया और इस पे आया पॉजिटिव चार्ज, और ये 3 तो ये मिथाइल और प्लस एक ये CH3 इससे स्टेबल है, इसलिए ये ज़्यादा मोर स्टेबल कंपाउंड है आपके लिए। ओके, मोर स्टेबल कंपाउंड आप लोगों को मिला। सेम एज इट इज यहाँ किया, यहाँ माइनस चार्ज आया और हाइड्रोजन का अटैक कहाँ हुआ, यहाँ पे हुआ, यहाँ हाइड्रोजन का अटैक हुआ और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, जो कि इसके लोन पेयर से क्या हो गया, स्टेबल हो जाएगा। आगे जाके जो भी कार्बोकेटाइन आप लोगों को फॉर्म हुआ है वो आगे क्या होगा, ऑक्सीजन के लोन पेयर से क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। सो गाइस हमेशा याद रखिएगा, फ्रेंड्स हमेशा याद रखिएगा कि आप लोगों को कभी भी अगर इंटरमीडिएट्स बनाने हो तो आप लोग हमेशा प्रेफर क्या करोगे, मोर स्टेबल साइड को ही प्रेफर करोगे, मोर स्टेबल आप इंटरमीडिएट्स बनाने की ही कोशिश करोगे। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, आपके एल्कीन से हो गए, अब एल्किल हेलाइड से बात करते हैं। हेलाइड की बात करूँ तो हेलाइड या तो पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए पहली चीज, और अगर पोलर सॉल्वेंट आप लोगों के पास नहीं हो तो क्या होना चाहिए, हेलोजन कैरियर होना चाहिए, जो उस हेलाइड को अपने साथ ले जाने का काम कर सके, तभी आप लोगों के पास स्टेबल कार्बोकेटाइन आप लोगों को मिलेगा। यहाँ पे कंडीशंस है, 2 ले रखी है, एक तो पोलर सॉल्वेंट ले रखा है जिसे मैंने डायरेक्ट बना दिया, या फिर मैंने क्या लिया, सेकंड कंडीशन ली मैंने हेलोजन कैरियर। तो ये जितने भी हैं वो क्या है, एज अ हेलोजन कैरियर की तरह परफॉर्म करते हैं, क्या करते हैं, हेलोजन कैरियर की तरह परफॉर्म करते हैं, जिसमें होता है BX3, ALX3, AgNO3, SbX5। तो ये सारे क्या है, आपके हेलोजन कैरियर की तरह परफॉर्म करते हैं। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। हम लोगों ने क्या किया, SbF5 लिया, SbX6 X5 आप लोगों के सामने था वहाँ पे। ये क्या करेगा, ये फ्लोरीन को ले जाएगा अपने साथ में और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इंडिकेट हो जाएगा आप लोगों के लिए। सेम ऐसा ही इसने Cl के साथ किया, Cl बाहर गया, यहाँ पे क्या आया, पॉजिटिव चार्ज, तो ये रेजोनेंस की वजह से स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो ये भी क्या हो गया, मोर स्टेबल। ऐसे मोर स्टेबल की तरफ आप प्रोसीड करो। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रॉम एल्कोहल से। अब एल्कोहल का रिएक्टिविटी ऑर्डर हमेशा याद रखिएगा, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। तो क्या होगा, आप लोगों जैसे ही ROH लिया, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, लोन पेयर की वजह से ये हाइड्रोजन पे अटैक करेंगे। ठीक है, इसने जैसे अटैक किया, क्या मिला आपको, OH2 मिला पॉजिटिव के साथ, और पॉजिटिव चार्ज क्या है, ये एक लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। यहाँ पे कैसे बिहेव करेगा, OH2 कैसे बिहेव करेगा, एज अ लिविंग ग्रुप के, ये बाहर निकलेगा, आपको स्टेबल कार्बोकेटाइन प्लस H2O मिल जाएगा। ओके, इसका और एग्जांपल है, अब वो H प्लस कहाँ से आता है, फ्रॉम एसिड से आता है, या तो कंसेंट्रेट H2SO4 ले लो, या आप कर लो डाइल्यूट H2SO4 ले लो, राइट। और उसके अलावा आप लोग क्या लेते हैं, HI, HCl, HBr, इनमें से भी आप कुछ भी ले सकते हो। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ROH देखिए, अब BF3 ले लिया मैंने, ये BF3 कैसा बिहेव करेगा, लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा। एसिड क्या करता है, अटैक करेगा, OH का जो लोन पेयर है वो बोरोन के वेकेंट ऑर्बिटल जो होता है, जो बोरोन के पास वेकेंट p ऑर्बिटल है उसके ऊपर अटैक करेगा, और अटैक करने के बाद में क्या बनेगा आपके ऊपर, आपके सामने ये आया एक लिविंग ग्रुप, क्या मिला आपको, एक लिविंग ग्रुप जो यहाँ से लीव आउट हुआ, और आपको क्या मिला, एक स्टेबल कार्बोकेटाइन मिला। ओके, तो ऐसे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रॉम एसिड हेलाइड की।
तो एसिड हैलाइड क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, ये Cl है, कार्बन और Cl के बीच का जो बॉन्ड है ये बॉन्ड टूटता है और एल्यूमिनियम के साथ जाके जुड़ जाता है। AlCl3 एज अ कैरियर का काम करता है, हैलोजन को ले जाने का काम करता है, तो AlCl4 माइनस के रूप में बाहर निकलता है। बट अगर आप देखो तो यहाँ पे स्टेबल कार्बोकेटाइन कैसे मिल रहा है हम लोगों को, तो हम देखें तो यहाँ पे ऑक्सीजन है जिसके ऊपर ऑलरेडी लोन पेयर है और वो इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करने का कार्य करते हैं। तो ये क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे डोनेट करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट होगा और कार्बन का जो कार्बोकेटाइन में जो ये पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन के ऊपर जो ये पॉजिटिव चार्ज है वो स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे किसकी वजह से स्टेबल हो रहा है, रेजोनेंस की वजह से। किसकी वजह से स्टेबल हो रहा है, ये कार्बोकेटाइन रेजोनेंस की वजह से स्टेबल हो रहा है। ओके, आई होप गाइस समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी कोई इशू है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अब बात करते हैं फ्रॉम डायजोनियम साल्ट की। तो ये आप लोगों के लिए मैंने डायजोनियम साल्ट लिया है। ओके, अगर मैं इसको हीट करती हूँ तो आप लोगों को, हम लोगों को क्या मिलता है यहाँ पे, एक तो कार्बोकेटाइन मिलता है और N2 गैस जो होती है वो क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। ओके, इंक्रीज नहीं है, ये उड़ रही है, ठीक है, गैस बाहर निकलती है, तो ये एरो भी लगाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं डायजोनियम साल्ट। डायजोनियम साल्ट दो टाइप की हो सकता है, सॉरी एरोमेटिक भी हो सकता है, एलिफेटिक भी हो सकता है। एलिफेटिक को क्या बोलते हैं, बेसिकली चेन स्ट्रक्चर बोलते हैं, और एरोमेटिक को क्या बोलते हैं, जिसमें अनुनादी संरचनाएं परफॉर्म की जा सकती है। तो एलिफेटिक की अगर मैं बात करूँ तो ये डायजोनियम साल्ट है, जबकि एरोमेटिक की बात करूँ तो डायजोनियम साल्ट आपका देखो कितनी तरह से स्टेबल हो रहा है, रेजोनेंस की वजह से क्या हो रहा है, रेजोनेंस की वजह से ये मोर स्टेबल होता है। यानी आप लोग ये कह सकते हो कि एरोमेटिक डायजोनियम साल्ट मोर स्टेबल होते हैं एलिफेटिक डायजोनियम साल्ट से। यहाँ पे मैंने शायद ये मेंशन भी करा हुआ है, एरोमेटिक डायजोनियम साल्ट इज मोर स्टेबल देन एलिफेटिक डायजोनियम साल्ट बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस की कंडीशन अप्लाई होने की वजह से ही क्या होता है, एरोमेटिक ज़्यादा स्टेबल हो जाता है एलिफेटिक से। अब मैंने जब क्लास की स्टार्टिंग करी थी तो मैंने आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर के लिए बताया था, तो इस यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है आपका, एरोमेटिक मोर स्टेबल होते हैं, फिर नॉन एरोमेटिक लोग और एंटी एरोमेटिक लीस्ट स्टेबल होते हैं। अब अगर नॉन एरोमेटिक की बात आ जाती है तो नॉन एरोमेटिक कौन से कंपाउंड होते हैं, ना तो चाहे एरोमेटिसिटी किसे कहते हैं, पहली चीज़ वो साइक्लिक होनी चाहिए, सेकेंड चीज़ वो प्लेनर होनी चाहिए, थर्ड चीज़ आप लोगों के बाद वो कॉन्जुगेट में पार्टिसिप कॉन्जुगेशन होना चाहिए उसमें, फोर्थ चीज़ हकर रूल्स का फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। अगर इन चारों में से कोई एक या एक से ज़्यादा अगर कंडीशन अप्लाई नहीं होती तो वो कंपाउंड आप लोगों के लिए क्या होते हैं, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। और उनको अगर आप कैसे डिसाइड करोगे कि उनमें अगर एक ही है तब तो बात कोई बात नहीं, एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कर दो। लेकिन अगर नॉन एरोमेटिक में भी आप लोगों के पास नंबर ऑफ कंपाउंड, अगर मॉलिक्यूल आप लोगों के पास ज़्यादा है तो आप लोग कैसे देखोगे, सबसे पहले आप देखोगे रेजोनेंस, देन आप लोग क्या देखोगे इसमें, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद में आप लोग क्या देखोगे, इंडक्टिव इफेक्ट। क्या देखोगे, इंडक्टिव इफेक्ट। यानी मोर स्टेबल आप लोगों के रेजोनेंस, देन हाइपर कॉन्जुगेशन, देन इंडक्टिव इफेक्ट। अगर यहाँ तक ही बात खत्म हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप लोगों को इंडक्टिव इफेक्ट शो करने वाले भी बहुत सारे मिल जाते हैं तब आप लोग क्या कहाँ जाओगे, इंडक्टिव इफेक्ट में भी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया हुआ है कि डिस्टेंस इज डोमिनेट द नंबर एंड नंबर इज डोमिनेट ओवर द पावर। आप क्या करोगे, पहले डिस्टेंस देखोगे, देन नंबर देखोगे, देन पावर देखोगे। अगर आप लोगों को ये याद होगा तो ठीक है, नहीं याद होगा तो हमारी वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है इसके बारे में, हमने इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, उसकी एप्लीकेशन देखी हुई है। तो इंडक्टिव इफेक्ट को आप दोबारा से पढ़ लीजिएगा अगर आप थोड़ा बहुत भूल रहे हैं तो। इंडक्टिव इफेक्ट जैसे जैसे डिस्टेंस, जैसे जैसे कार्बोकेटाइन से डिस्टेंस बढ़ती जाएगी कार्बन की, वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट कम होता जाता है। या अगर मान लो डिस्टेंस नहीं बढ़ रही है, डिस्टेंस बराबर है, अब नंबर देखेंगे कि कितने ग्रुप्स का एक साथ नंबर लग रहा है, अगर नंबर भी बराबर है देन पावर देखेंगे कितना पावर आप लोग साथ में लेके चल रहे हो। तो ऐसे हम स्टेबिलिटी डिसाइड कर सकते हैं, पहले एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक। फिर बात करते हैं नॉन एरोमेटिक में कैसे डिसाइड करते हैं, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव। अब फिर बात करते हैं इंडक्टिव को कैसे डिसाइड करते हैं, तो डिस्टेंस, नंबर एंड पावर।
तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है। तो आई होप गाइज ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे जब हम रिएक्शंस स्टार्ट करेंगे इसकी, तो रिएक्शंस में बहुत काम आएगी कि कौन सा डोमिनेट कर रहा है, किस पे डोमिनेट कर रहा है। स्टेबिलिटी का ऑर्डर ज़रूर काम आएगा, क्योंकि एग्जांपल्स डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। आपको कुछ मॉलिक्यूल्स दे देंगे और आप लोगों को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर भी पूछ लिया जाता है, जो कि बी पार्ट में मैक्सिमम टाइप में पूछा जाता है। तो वो यहाँ पे ध्यान रखने की बहुत ज़रूरी है। तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर प्लीज़ बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके गाइज, थैंक यू सो मच गाइज। अगर आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई हो, अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट अच्छे लगे हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने इसे शेयर नहीं किया, तो प्लीज़ गाइज इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सकें। थैंक यू सो मच गाइज। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू गाइज।